तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आज जो दो कहानियां मैं आपको सुनाऊंगा वो कहानी वाकई लाजवाब है। बस आप कहानी को सुनने से पहले ही हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। साथ ही अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूं, तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानी के बाद मैं आप सभी को वहीं मिलूंगा। बाकी दोस्तों, बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, मेरा नाम अशोक है। मैं हरियाणा का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी ने हमारे लिए एक घर खरीदा था। वैसे हम लोग पहले गांव में रहते थे, मगर जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, गांव में अब इतनी सुविधाएं नहीं रही। इसीलिए हमको भी मजबूरन बाजार में आना पड़ा। बाजार में आकर हम लोग काफी अच्छे से रहने लगे थे। लेकिन दोस्तों, जिस घर में हम रहते थे उस घर में एक के बाद एक अजीब हादसे होते थे। दरअसल पिताजी ने हमारा घर एक अलग ही जगह पर लिया था। वो जगह शहर से काफी दूर थी, और तो और वो जगह शहर से 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती थी। हमारा वो घर थोड़ी सुनसान जगह पर पड़ता था, जहां पर दूर दूर तक कोई और घर मौजूद नहीं था। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि वहां पर लोगों ने घर खरीदना शुरू ही किया था। वैसे दोस्तों, ऐसा नहीं था कि हमें वहां पर डर लगता था, पर ना जाने क्यों धीरे धीरे उस घर में अजीब हादसे होने लगे। कभी कभी तो ऐसा लगता कि हमारी छत पर पायलों की आवाज सुनाई दे रही हो, और कभी कभी हमारी छत पर ऐसा लगने लगता कि जैसे पत्थरों की बारिश हो रही हो। हमारा वो घर हरियाणा के एक कब्रिस्तान के पास बसा हुआ था। पिताजी को भूत प्रेत जैसी चीजों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। ठीक इसी के चलते उन्होंने उस घर को वहीं पर खरीदा, क्योंकि वो घर हमें काफी सस्ते में मिल गया था। तो ऐसे में पिताजी का वो घर खरीदना बिल्कुल लाजमी था। साथ ही वो घर जितना खूबसूरत था उतना ही भयानक और खतरनाक भी था। धीरे धीरे हमारे साथ बहुत कुछ गलत होने लगा। ऐसे ही एक दिन रात को हम लोग सभी सोए हुए थे कि तभी अचानक से हमारा टीवी ऑन हो गया। ये देखकर हम तो हैरान रह गए, मगर मेरे पिताजी जो कि टीचर थे वो बोल पड़े कि स्विच ऑन था और इसी वजह से शायद टीवी ऑन हो गया होगा। पर दोस्तों, इसके पीछे की सच्चाई ना तो मैं जानता था और ना ही मेरे पिताजी। पर दोस्तों, उस रात तो हद ही हो गई। पूरी रात ऐसा ही चलता रहा। कभी टीवी ऑन हो जाता तो कभी छत के ऊपर से भयानक आवाजें आने लगती। सच कहूं तो बड़ा अजीब सा माहौल हो गया था। ये सब देखकर माँ ने पिताजी से कहा कि हमारे लिए ये घर बिल्कुल ठीक नहीं है, अब हमें इस घर को छोड़ देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मेरे पिताजी ये बात मानने को बिल्कुल ही तैयार नहीं थे। बस फिर क्या था, धीरे धीरे हमारे घर में भी फर्क पड़ने लगा। कभी मैं बीमार हो जाता तो कभी पिताजी को बड़ी बीमारी हो जाती। एक तरफ मेरा धंधा चलता रहता, मगर धंधे के अंदर मुझे भी थोड़े घाटे का सामना करना पड़ता। ऐसा ही लगातार चल रहा था। मगर एक दिन भूत प्रेतों ने हम सबको विश्वास दिला दिया कि इस दुनिया में उनका भी एक अस्तित्व है। दरअसल रात को हम सभी एक कमरे के अंदर सोए हुए थे। उस वक्त रात के लगभग 1 बज रहे थे कि तभी एक आवाज के चलते मेरे पिताजी की आंख खुली। पिताजी ने सुना कि कोई उनका नाम लेकर उन्हें पुकार रहा है। पहले तो पिताजी ने इधर उधर देखा, मगर उन्हें कोई भी नजर नहीं आया। वो सीधा उठकर कमरे से बाहर निकलकर बाहर का दृश्य देखने लगे। इसके बाद जो नजारा पिताजी ने देखा, उसे देखकर तो पिताजी के होश ही उड़ गए, मानो कि उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। इस बार उन्होंने देखा कि उनके सामने एक भयानक औरत खड़ी थी, मगर वो उनकी तरफ पीठ कर कर खड़ी थी। ऐसे में पिताजी उसका चेहरा अभी भी देख नहीं पाए थे। लेकिन अब तक जो पिताजी ने देखा वो किसी भी इंसान को डरा देने के लिए काफी था। उन्होंने देखा कि उसके फटे पुराने कपड़े किसी खून के धब्बों से लाल थे। देखकर ऐसा मालूम पड़ता था कि जैसे उस औरत का किसी ने कत्ल किया था। पिताजी यही सोचकर उसकी तरफ बढ़ने लगे, लेकिन अचानक से उसका चेहरा देखकर
पिताजी एकदम से पीछे की तरफ नीचे गिर पड़े। उसका वो भयावह दिल दहला देने वाला चेहरा इतना खौफनाक था कि किसी की भी चीख निकल जाए। पिताजी उसे देखकर डर के मारे कांपने लगे। कांपते कांपते उनके मुंह से एक बहुत जोरों की चीख निकल गई। पिताजी की वो चीख जैसे ही हमारे कानों पर पड़ी तो अचानक से हम सब की आंखें खुल गई। एक पल को तो ऐसा लगा कि जैसे मानो हमारी नींद एकदम से उड़ चुकी हो। हम सभी तुरंत उठे। मैं भागता हुआ बाहर निकला तो मैंने देखा कि पिताजी बहुत बुरी हालत में वहीं पर नीचे गिरे हुए थे। वो एक अमावस्या की रात थी और अमावस्या की रात को वैसे भी भूत प्रेत का साया 2 गुना अपने आप की ताकत को बढ़ा लेता है। तो ऐसे में उनका सामना करना आज हमारे लिए बेहद मुश्किल होने वाला था। मैंने जैसे तैसे अपने पिताजी को वहां से उठाया। फिर हम उन्हें वापस कमरे में ले आए। हमने पिताजी को बेड पर लेटाया ही था कि तभी दरवाजे पर जोर जोरों की दस्तक होने लगी, जिसे सुनकर हम में से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि हम लोग जाकर दरवाजा खोल सके। इसी बीच तभी अचानक से किसी के चीखने की आवाज से हमारा घर बुरी तरीके से गूंज उठा। दरअसल वो चीखने की आवाज हमारे पूरे घर में एक दीवार से दूसरी दीवार पर टकराने लगी। सच कहूं तो वो पल हमारे लिए बेहद खतरनाक और डरावना पल था। हमेशा की तरह हमें छत पर पायलों की आवाज सुनाई देने लगी। इसका मतलब साफ था कि पिताजी ने जिस औरत के बारे में हमें बताया था, ये सारी करतूत उसी औरत की थी। वो लगातार हमें डराने के साथ साथ हमें उस घर से भगाने की कोशिश कर रही थी। डर इतना ज्यादा था मानो ऐसा लग रहा था कि आज तो कुछ भी हो सकता था। चारों ओर दरवाजा पीटने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। हमें बार बार डर का बहुत एहसास हो रहा था। माँ ने तो पहले ही पिताजी को कहा था कि ये घर बिल्कुल ठीक नहीं है, मगर पिताजी ने मेरी माँ की बात नहीं मानी। ठीक जिसका अंजाम आज उनकी आंखों के सामने था। मगर अब जो हो गया वो हो गया, लेकिन इस समय सबसे जरूरी ये था कि आज के दिन हमें किसी भी तरह अपनी जान बचानी थी। हम सभी चुपचाप बैठे हुए थे कि अचानक हमें ऐसा लगा कि छत के ऊपर कोई बहुत बड़ी मशीन चला रहा हो। आवाज सुनकर जान पड़ता था कि जैसे कोई लगातार छत में छेद करने की कोशिश कर रहा हो। ऐसे में वहां पर हमारे चिल्लाने की आवाज भी सिर्फ वहीं पर रह जाती, क्योंकि आसपास कोई और घर मौजूद नहीं था। आज हमें पता चल रहा था कि आखिर क्यों इतना अच्छा घर हम लोगों को इतने सस्ते में उस मकान मालिक द्वारा दिया गया। हमें उस मकान मालिक पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर हमारी गलती क्या थी? आखिर वो हमारे पीछे क्यों पड़ी थी, हमें तो ये भी नहीं पता था। लेकिन अब रात के लगभग 2 बज चुके थे। चारों तरफ अंधेरा अपनी चरम सीमा पर था। चारों ओर डर का एक अलग ही माहौल बना हुआ था और ठीक अमावस्या की रात होने की वजह से लोग अपने घरों से भी बाहर कम ही निकलते थे। दोस्तों, रात के लगभग 2 बजे का समय एक ऐसा समय होता है जहां पर इन शक्तियों की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। थोड़ी ही देर बाद हमें ऐसा लगा कि जैसे हमारे घर की दीवार पर कोई जोर जोर से हथौड़ा मार रहा हो, और तो और वो हथौड़ा मारने की आवाज अब धीरे धीरे कदमों की आहट में बदल गई। दरअसल हमारे घर के चारों तरफ एक ऐसी आवाज आने लगी कि मानो कोई हमारे घर के चारों तरफ दौड़ लगा रहा हो। इसी बीच अचानक से हमारे घर का दरवाजा टूटने की आवाज आने लगी। मैंने हिम्मत करी, मैं तुरंत भागता हुआ दरवाजे के पास गया। किस्मत अच्छी थी, दरवाजा बिल्कुल सही था। इतना सब हो जाने के बाद मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ते हुए हम सभी लोगों को हमारे घर में बने हुए मंदिर के पास लेकर गई। हम सब वहीं जाकर बैठ गए। आज की ये रात हमारी जिंदगी की सबसे खतरनाक रात थी और अभी भी 2 घंटे का वक्त था, क्योंकि हमने सुना था 4 बजे के बाद इन सब का साया कम ही मंडराता है। इसीलिए हम लोगों को अब बस सुबह होने का इंतजार था कि कब सूरज अपनी किरणों के साथ आकाश में प्रवेश करे, ताकि हमारा डर भी दूर हो जाए। दोस्तों, यकीन कीजिएगा, जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे वैसे उस औरत की चिल्लाने की आवाजें और भी भयानक बढ़ रही थी। हमारा दिल ऐसे ही डर में जीता रहा, मगर किसी तरह वो रात भी कटी और फिर सुबह हो गई।
माँ ने तुरंत अपनी सहेली को फोन किया और फिर रात की इस पूरी भयानक घटना का जिक्र किया। सहेली ने उन्हें एक बाबा के पास जाने का सुझाव दिया। हमें भी वो सुझाव काफी ठीक लगा। इसके बाद मेरे माता पिता सुबह के लगभग 9 बजे ही वहां से उसी गांव के एक बाबा के पास पहुंचे। वहां के बाबा ने बताया कि इससे पहले भी मेरे पास उस घर के लिए ऐसे बहुत से केस आ चुके हैं, मगर कोई भी उस घर को ठीक करने में नाकामयाब है। लेकिन आज हम कोशिश जरूर करना चाहेंगे। दोस्तों, इसके बाद उन बाबा जी ने शनिवार की शाम 9 बजे के आसपास हमारे घर में एक पूजा रखी। उस पूजा के अंदर हम सभी घर वालों को बैठना था। ठीक जब शनिवार का दिन आया तो हम लोगों के अंदर एक भयानक खौफ भरा हुआ था। हमने सोचा कि शनिवार के दिन से पहले हम उस घर को छोड़कर कहीं दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएं। इसके बाद शनिवार की शाम की पूजा के लिए हमने काफी सारा सामान मंगाया था। बाबा ने उस घर के बीचों बीच एक हवन बनाया। रात के 9 बजते ही वो पूजा आरंभ हुई। 1 घंटा बीत जाने के बाद अचानक से उस घर में एक बवंडर उत्पन्न हुआ। वो बवंडर काफी तेज था, मगर इसी बीच बाबा ने कहा कि चिंता मत करो, ये बवंडर तब तक इस गोले में नहीं आएगा जब तक हम में से कोई गलती ना करते। दोस्तों, दरअसल उन बाबा जी ने हमसे कहा था कि आप में से कोई भी इस गोले से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो ताकत हमें छल से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेगी। बाबा जी का मंत्र उच्चारण लगातार जारी था और फिर देखते ही देखते वो बवंडर धीमी गति से कम होने लगा। पूजा के लगभग 2 घंटे बीत जाने के बाद सब कुछ पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। देखकर ऐसा लगता था कि शायद आत्माओं का सिलसिला अब उस घर से रिहा हो चुका था। ये सब देखकर हमें तो काफी खुशी हो रही थी कि अब हमारे घर से वो ताकत हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी थी। हमने बाबा जी का काफी शुक्र अदा किया। इसके बाद हमने उन बाबा जी को पूरे सम्मान पूर्वक हमारे घर से रवाना किया। लेकिन उन बाबा जी की मेहनत और उनकी दिव्य शक्ति की वजह से ही वह हैवानी ताकत हमारे घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। साथ ही उन बाबा जी ने यह भी बताया था कि जो औरत पहले इसी घर में रहती थी, उसकी 18 साल से पहले ही हत्या कर दी गई थी। उसके प्यार और मोह की वजह से उसकी आत्मा इसी घर में अटक कर रह गई थी। कहते हैं कि समय से पहले हुई मौत इंसान को आत्मा बना देती है और ठीक जितनी उसकी उम्र होती है वो उतने साल तक लगातार भटकती रहती है। ऐसे में किसी और का उस जगह पर मौजूद होना इन्हें बिल्कुल गवारा नहीं होता। बाकी मानना या ना मानना ये सब आपके अपने मन की बात है। दोस्तों, बाबा जी तो घर से चले गए, मगर उनकी बातें हमें अंदर तक छू गई, क्योंकि इसके बाद हमने भी उस घर में रुकना बिल्कुल ठीक नहीं समझा। उसी दौरान हमने भी उस घर को खाली कर दिया। वैसे उस घर से अब कोई भी कंप्लेंट नहीं आती, मगर एक बार अगर किसी इंसान के अंदर डर बैठ जाए तो वो आसानी से जाता नहीं है। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी अशोक की कहानी। दोस्तों, इनकी कहानी वाकई हिला देने वाली थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इन्होंने उस घर में प्रवेश करने से पहले क्या उस घर में पूजा करवाई थी? मालूम नहीं। बाकी आपको कोई और भी कारण लगता हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक मैं ले चलता हूं आपको ऐसे ही डरा देने वाली दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम विष्णु है। ये कहानी आज से तकरीबन 1 साल पहले की है, जब मैं अपनी नानी के घर गया हुआ था। वैसे मेरी नानी का घर मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं, बल्कि यही कोई तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर है। हर साल अक्टूबर के महीने में वहां पर एक मेला लगता है, जिस मेले में वहां के स्थानीय लोग काली मां की पूजा आराधना करते हैं। बस एक यही कारण था कि मैंने भी उस मेले में जाने का सोचा। पहले बचपन में मैं हर साल इस मेले में जाया करता था, पर फिलहाल मैं तकरीबन 10 सालों से इस मेले में नहीं गया था। मैंने सुबह ही माँ से इस बारे में बात की। मैंने उन्हें बताया कि मैं नानी के घर जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा कि अगर तुझे जाना है तो जा, पर हाँ, अगर शाम को ज्यादा देर हो जाए तो वापस घर मत आना, तू वहीं नानी के घर रुक जाना,
क्योंकि रात को उस सड़क से सफर करना ठीक नहीं होता। दोस्तों, मैंने माँ की इस बात को हवा में उड़ा दिया, जैसा कि मैं हमेशा किया करता था, और फिर तैयार होकर मैंने अपनी बाइक को निकाला, हल्का कपड़ा मारा और चल दिया नानी के घर। मेरे घर से नानी के घर के बीच एक रास्ता पड़ता था, जिसका नाम यहाँ के स्थानीय लोगों ने सतपुलवा दिया था, क्योंकि यहाँ पर कुल 7 पुल बने हुए थे और ठीक इसी के बगल से ये सड़क मेरी नानी के घर तक जाती थी। मैं जब उस पुल के पास से गुजर रहा था तो मैंने काफी अजीब सी चीज नोटिस की, जैसे कि वहां से काफी अजीब सी गंध आ रही थी। जब मैंने ठीक से देखा तो पाया सड़क के किनारे कई जानवर मरे पड़े थे और ठीक उनके शरीर में कीड़े लगे हुए थे। देखकर ऐसा लगता था कि शायद किसी गाड़ी ने उन्हें टक्कर मारी होगी। दोस्तों, ये बात तो फिर भी हजम थी, लेकिन जब मैंने ये नोटिस किया कि एक ही जगह कई जानवर मरे हुए थे और किसी किसी के शरीर पर तो किसी भी प्रकार का कोई जख्म नहीं था, बस यही बात मुझे कुछ अजीब सी लगी। मैं यही सोचते हुए अपनी नानी के घर तक आ पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने दोपहर का खाना खाया और मेले के बारे में बात करने लगा। बात करते करते अचानक से मेरे मन में उन्हीं जानवरों का ख्याल आया, तो मैंने नानी से इस बारे में पूछा। पहले तो नानी मेरी बातों से थोड़ी टेंशन में आ गई। फिर नानी ने बताया कि हो सकता है कि किसी गाड़ी ने उन जानवरों का ये हाल किया हो। दोस्तों, उनकी बातों से साफ झलक रहा था कि वो कुछ तो झूठ बोल रही हैं। मैं इससे पहले कि आगे और कुछ पूछता कि नानी ने टॉपिक चेंज करते हुए मुझसे कहा कि ये सब बातें छोड़ और तैयार हो जा। शाम 7 बजे से पहले ही मेला खत्म हो जाता है और सारे लोग 7 बजे से पहले ही उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। मैंने नानी से फिर पूछा कि ऐसा क्यों, जिस पर नानी ने बस ऐसे ही कहकर टाल दिया। खैर, मैंने आज पूरा दिन मेले में बड़े अच्छे से बिताया। सब कुछ ठीक रहा। शाम भी हो चुकी थी। सच बताऊं तो मेरा तो अब तक मन नहीं भरा था, पर सारे लोग मेले से अचानक जाने लगे तो देखते ही देखते मेले की भीड़ कहीं गायब हो गई। फिर मेरी नानी ने मुझसे भी घर चलने को कहा, पर मैंने जिद की कि मुझे थोड़ी देर यहीं रुकना है। लेकिन अचानक से पूरा मेला बंद होने लगा। शाम ढलती जा रही थी, जिस वजह से मैं नानी की बात मानते हुए घर आ गया। अब तक 6 बज चुके थे। मैं नाना नानी के साथ घर में बैठकर बातें करने लगा। बातों ही बातों में कब 1 घंटा बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। मैंने नानी से कहा कि मैं अपने घर जा रहा हूं। ये सुनकर नानी के चेहरे से मानो जैसे रंगत ही उड़ गई हो। वो कहने लगी कि कोई जरूरत नहीं है जाने की, आज यहीं सो जाओ, सुबह चले जाना। नानी की इस बात पर मैंने नानी को समझाते हुए कहा कि नानी, मुझे कल सुबह कुछ जरूरी काम है, मुझे अभी जाना होगा। इस पर नानी ने मुझसे कहा, मैंने बोल दिया कि आज यहीं सो जाओ, अब कोई बहस नहीं। ये सुनकर मैं थोड़ा मायूस हो गया था, साथ ही थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं नहीं रुकने वाला। मैंने चुपके से अपनी बाइक की चाबियों को लिया और नानी से कहा कि मैं यहीं से कुछ देर में आ रहा हूं। नानी ने पीछे से पूछा, कहाँ जा रहा है, पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं चुपके से अपनी बाइक को बिना स्टार्ट किए थोड़ी दूर लेकर गया। थोड़ी दूर ले जाकर मैंने स्टार्ट किया ताकि नानी को बाइक की आवाज ना जाए। मैं चुपचाप वहां से निकल पड़ा। मैं बाइक को लेकर अपने घर की ओर बढ़ रहा था। मैंने सोचा कि घर पहुंचकर नानी को बस एक कॉल कर दूंगा। ये सोचते सोचते मैं उस सतपुलवा तक आ पहुंचा। मैंने देखा कि आगे इस रास्ते पर कहीं पर भी लाइट नहीं थी। ऐसे में मुझे संभल के जाना होगा और मेरे पास लाइट का बस एक ही जरिया है और वो है मेरे बाइक की हेडलाइट। मैं चलता जा रहा था कि अचानक ही मेरी बाइक में कुछ खराबी आ गई। मैं जब तक कुछ समझ पाता तब तक तो बाइक ही बंद हो चुकी थी। उस वक्त मेरे आसपास या यूं कहूं दूर दूर तक किसी का कोई नामो निशान नहीं था। मेरी बाइक जहां पर खराब हुई उसी जगह से मेरे घर की दूरी तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर थी। पर 6 किलोमीटर बंद बाइक को लेकर जाना मुझे बोझ सा लगने लगा। मैंने अपनी बाइक को ठीक करने की काफी कोशिश की, पर वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मैं निराश हो चुका था। खुद को कोसने लगा कि आखिर मैंने नानी की बात को माना क्यों नहीं। इसी बीच मैंने रियलाइज किया कि वहां पर कुछ जानवर थे जो कि काफी शोर कर रहे थे।
जल्द ही मुझे पता चला कि ये वही जगह है जहां सुबह मैंने मरे हुए जानवर को देखा था। जब मैंने अपने फोन के फ्लैश लाइट को ऑन करके देखा तो उस जगह पर कोई भी जानवर नहीं था, जबकि मैंने सुबह देखा था। पर थोड़ी ही देर बाद मुझे वो सारे जानवर दिखे जो सुबह मरे हुए थे, पर अभी तो ये जिंदा थे। एक बार को तो लगा कि शायद कोई और जानवर होंगे, पर आखिर ये कैसे हो सकता था? ये सब एक अजीब सी गुत्थी थी, क्योंकि मैंने उनके शरीर पर उन्हीं कीड़ों को नोटिस किया, जिससे कि मैं समझ गया कि ये सुबह वाली ही जानवर है। ये सब देखकर अब मुझे डर सा लगने लगा था। इसी बीच मुझे एक परछाई सी दिखाई थी। जब मैंने उसकी तरफ अपने फोन की फ्लैशलाइट को किया तो वो परछाई कहीं गायब सी हो गई। अब मैं बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। मैंने अपने फोन से कॉल करने की भी कोशिश की, पर कॉल नॉट रीचेबल बता रहा था। अब मुझे कुछ महसूस हुआ। मैंने डर के मारे अपनी आंखों को बंद कर लिया और ठीक माँ काली को याद करने लगा। मैं इन सब से इतना ज्यादा डर गया था कि मैं बयां भी नहीं कर सकता। वो अजीब सी आवाज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पर तभी मुझे एक कार दिखाई दी जो कि मेरे नानी के घर के बगल से आ रही थी। मैं तो एकदम से खुश हो गया। जब वो कार मेरे पास आकर रुकी तो मैं ठीक उस कार के सामने गया और मदद के लिए बोल पड़ा, जिस पर उस कार के अंदर से एक आदमी निकला और मुझसे पूछने लगा कि क्या हुआ बेटे, परेशान से लग रहे हो। सच कहूं तो मैं बहुत सहमा हुआ था। उस आदमी को देखकर मेरी आंखों में जैसे उम्मीद की किरण नजर आ गई। मैंने तुरंत उस आदमी को अपनी पूरी कंडीशन के बारे में बताया, जिस पर उस आदमी ने कहा, बस इतनी सी बात, अभी ठीक किए देता हूं। उस आदमी ने जैसे ही मेरी बाइक के सेल्फ स्टार्ट बटन को दबाया तो यकीन मानो चमत्कार सा हो गया। बाइक एकदम से स्टार्ट हो गई। ये देखकर मैं काफी खुश हुआ। मैं तुरंत जाकर बाइक में बैठ गया और वो आदमी भी अपनी कार में बैठ गया। इसी बीच हम दोनों साथ साथ बातें करते हुए उस रास्ते को खत्म करके शहर तक आ गए। शहर में काफी सारे लोग इधर उधर घूम रहे थे। यहाँ आकर उस आदमी ने अपनी कार को रोका कि मैं अब आगे नहीं जाऊंगा, मेरा काम बस यहीं तक था। दोस्तों, उस आदमी ने मेरी मदद की थी, इसीलिए उसे देखकर मैं भी वहीं रुक गया और उनसे बातें करने लगा। इसी बीच मैंने उस आदमी से पूछा, क्या आपको उस रास्ते के बारे में पता है? मैंने आज सुबह कुछ जानवरों को वहां पर मरा हुआ देखा, पर अभी जब मैं वापस आ रहा था तो वही जानवर मुझे वापस से दिखे। दोस्तों, इस पर उस आदमी ने मुझे बताया कि उस रास्ते पर बहुत सालों पहले एक औरत को शाम के समय कुछ लोगों ने जान से मार दिया था, और तब से लेकर आज तक जो कोई भी उस रास्ते से आता जाता है वो उसे छोड़ती नहीं। फिर मैंने उस जानवरों के बारे में पूछा, जिस पर उसने बताया कि वो सारे के सारे जानवर दरअसल वही इंसान है जिसने उस औरत को जान से मारा था। वो औरत उन सबको मारकर जानवरों में बदल देती है, और अब जब वो किसी का शिकार करती है तो वो उस आदमी के शरीर को इन्हीं जानवरों को खिला देती है। दोस्तों, ये सुनकर मैं सारा माजरा अच्छे से समझ गया। मैं समझ गया था कि आखिर क्यों मेले के सारे लोग 7 बजे के बाद वहां पर रुकते नहीं हैं। इसी बीच उस इंसान ने कहा कि अब जाओ, और मैं भी चला। मैं तुरंत ही अपनी बाइक की तरफ मुड़ा और अपनी बाइक तक पहुंचा। मैं जैसे ही बाइक पर बैठने वाला था कि मैंने देखा कि कुछ लोग मुझे अजीब नजरों से देखने लगे। ये देखकर मैंने उनसे कहा, क्या हुआ चाचा? जिस पर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अकेले में काहे बड़बड़ा रहे हो। मुझे लगा कि अब इनको क्या हुआ। मैंने उनसे कहा कि मैं तो उस इंसान से बात कर रहा था। दोस्तों, जैसे ही मैं पीछे मुड़ा वहां कोई नहीं था, ना कोई आदमी और ना ही कोई कार। मेरे शब्द बोलते बोलते रुक चुके थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सुबह से ये सब क्या हो रहा था मेरे साथ। मैं चुपचाप अपनी बाइक पर बैठा और अपने घर आ गया। घर पहुंचकर मैंने माँ को सारी बातें बताई, जिसके बाद माँ ने मुझे बहुत डांटा और कहा कि वो तो भला हो काली माँ का, वरना तू तो आज मर ही जाता। दोस्तों, इसके बाद मैं उस दिन अपने घर के मंदिर में ही सो गया, क्योंकि मुझे अब तक डर सा लग रहा था। दोस्तों, आज भी जब मैं इस बात को याद करता हूं तो अजीब सा डर लगता है। ऐसा लगने लगता है कि जो कुछ भी आसपास हो रहा हो वो कोई छलावा तो नहीं। यकीन कर पाना बेहद मुश्किल होता है। खैर, बाकी सब कुछ बिल्कुल ठीक है।
बस इतनी ही थी मेरी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ईश्वर की ताकत के सामने किसी की नहीं चलती। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये 2 कहानियां बेहद पसंद आई होगी। इसी तरह अगर आपको ये कहानियां पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि मैं आपका कमेंट्स में हमेशा इंतजार करता हूं। बाकी मैं जल्द ही मिलूंगा आपको एक लंबी कहानी के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।